हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी शार्क। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं बच्चों कि हमने अपना क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। इसका मैंने आपको पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था दैट व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी। आज है पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। और आजकल मैं आपके लिए वन शॉट नहीं ला रही हूँ बच्चों, क्योंकि मेरे को ऐसा कहीं ना कहीं लगा कि एक एक घंटे के वीडियो से आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से मैं जो है पार्ट वाइज ला रही हूँ ताकि आप अपनी लर्निंग रेगुलरली जारी रखें, रोज़ जारी रखें और रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ें। ठीक है। सो अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में पूरा चैप्टर बिल्कुल कवर हुआ है। पूरा चैप्टर मैंने वन शॉट में कवर करा था। जो आपका पहला वीडियो है इंट्रोडक्शन वाला, उसमें मैंने पहले तो चैप्टर पूरा आपको चैप्टर के बारे में बताया कि चैप्टर में क्या क्या है। फिर मैंने आपको व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी बताया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वाई फूड सिक्योरिटी। बट शुरू से रिविजन कर लेते हैं अभी तक की कहानी क्या थी। ठीक है बच्चे। तो अगर मैं इंडिया में फूड सिक्योरिटी की बात करूँ तो फूड सिक्योरिटी का मतलब बच्चे ये तो होता नहीं कि भाई फूड के चारों ओर आपने बॉडीगार्ड लगा दिया, फूड को प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस वगैरह लगा के रखी है। दिस इज़ नॉट द मीनिंग ऑफ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी मीन्स कि हमारी कंट्री में, हमारी इंडिया कंट्री में कोई भी इंसान भूखा पेट ना सोए और फूड हमेशा हमारे पास अवेलेबल रहे, चाहे हमने बफर स्टॉक्स रख रखे हैं, कुछ भी रख रखे है ना, तो हमेशा फूड हमारे पास रहे और हर एक इंसान तक फूड पहुँचे। दिस इज़ व्हाट द फूड सिक्योरिटी रियली मीन्स। अब अगर मैं डियर स्टूडेंट्स इसकी बात करूँ व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी, तो हमने ये पढ़ा था कि जो फूड है बहुत एसेंशियल है रहने के लिए, है ना। जैसे एयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, सांस लेनी है हमें तो हम एयर का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह डियर स्टूडेंट्स फूड जो है बहुत ज़रूरी होता है रहने के लिए। अगर आप फूड नहीं खाएंगे सो डेफिनेटली यू विल नॉट गेट द एनर्जी, और अगर आपको एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे, है ना। तो अगर मैं फूड सिक्योरिटी के कुछ डायमेंशंस की बात करूँ तो फूड सिक्योरिटी हैज़ 3 डायमेंशंस। अगर वो एक एक डायमेंशंस में जाऊँ मैं, तो सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। अगर मैं अवेलेबिलिटी ऑफ फूड्स की बात करूँ डियर स्टूडेंट, तो इसका मतलब डियर स्टूडेंट ये होता है कि फूड जो है हर एक तक अवेलेबल है ना। फूड का प्रोडक्शन हो रहा है कंट्री में, फूड अवेलेबल है। अगर फूड अवेलेबल होगा तो वो परेशानी बाद में आएगी कि फूड कैसे पहुंचाएं। पहले तो फूड अवेलेबल होना चाहिए ना। कोई भी चीज़ अगर आपको कोई इंसान तक पहुंचानी है तो सबसे पहले वो अवेलेबल होना चाहिए। सो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड वॉज वन डायमेंशन एंड सेकंड वॉज एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड। एक्सेसिबल मतलब होता है कि क्या वो फूड सब इंसानों तक पहुंच रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर इरिस्पेक्टिव ऑफ सोशल नॉर्म्स और एनी ऑफ द फैक्टर्स, है ना। यस। तो एक्सेसिबल मतलब होता है दैट फूड जो है हर एक पर्सन तक पहुंच रहा है ना। तो पहले तो क्या होगा, फूड अवेलेबल है। अगर फूड अवेलेबल है तो क्या वो हर एक पर्सन तक पहुंच रहा है। तो अगर वो पहुंच भी रहा है तो क्या वो अफोर्डेबल है। क्या अफोर्डेबिलिटी इज द थर्ड डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी। अफोर्डेबल यानी कि क्या वो फूड सब तक अफोर्डेबल है, क्या हर एक इंसान उसको बाय कर सकता है। अगर डिस्टेंट फूड भी है, एक्सेसिबल भी है, अगर बाय नहीं कर पाता तो क्या फ़ायदा, है ना। तो डिस्टेंट अफोर्डेबल मीन्स दैट इट इज़ मतलब इट इज़ अफोर्डेबल मीन्स कि वो फूड जो है इतने पैसों का है कि गरीब से गरीब इंसान भी उसको खरीद सके। ठीक है। अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक में जो कि है हमारा वाई फूड सिक्योरिटी। ठीक है, तो चलिए कवर करते हैं इस टॉपिक को। द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी माइट बी फूड इनसिक्योर मोस्ट ऑफ द टाइम्स, while persons with the poverty line might also be food insecure when the country faces a national disaster or calamity like earthquake, drought, flood, tsunami, widespread failures of crop causing famine, etc. How is food security affected during a calamity? अब नेशन होता क्या है, देखो जो पुअरेस्ट सेक्शन है सोसाइटी का वो भी जो है वो फूड इनसिक्योर हो सकता है बहुत सारे टाइम में। ठीक है, लेकिन क्योंकि देखो जो पुअरेस्ट सेक्शन है वो तो ज़्यादातर टाइम में फूड इनसिक्योर रहता ही है, उनके पास फूड अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन जो पॉवर्टी लाइन के एबव भी है वो लोग भी कभी कभार फूड इनसिक्योर हो सकते हैं। द रीज़न इज़ कभी कभार अगर नेचुरल कैलामिटी आ गया या नेचुरल डिजास्टर आ गया तो उस समय क्या होता है डिस्टेंट की जो हमारी क्रॉप होती है उनका फेलियर हो जाता है। आपने सुना भी होगा कि फसल ख़राब हो जाती है जब ज़्यादा बारिश वगैरह आ जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि भाई कंट्री में फूड जो है, फूड का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। और जो फूड का प्रोडक्शन कम हो जाता है और डिमांड फूड की ज़्यादा है तो ऑब्वियसली डिस्टेंट हाई प्राइजेस हो जाते हैं। क्योंकि आपने तो देखा ही होगा कि कंपनीज हर चीज़ में फ़ायदा उठाती है। उनको पता है कि भाई प्रोडक्शन कम हो रहा है, लोगों को फूड की डिमांड बिल्कुल हाई है और ऐसे में हम लोगों को लूट सकते हैं ज़्यादा हाई प्राइस करके, है ना। तो हाई प्राइस में वो लोग आपको सब्जियां बेचते हैं। जैसे अभी बीच में टमाटर के साथ हुआ था, टमाटर बिल्कुल सब्जियों का राजा बन गया था क्योंकि इतना महंगा हो गया था वो, है ना। तो मतलब
टमाटर महंगा क्यों होता, कि टमाटर ज़्यादा उग नहीं रहा था, लेकिन टमाटर की डिमांड क्या थी, टमाटर की डिमांड हाई थी, प्रोडक्शन कम था, इसलिए क्या हुआ, ऑब्वियसली उसका जो प्राइसेस हैं वो हाई चले गए। लोगों ने जो है फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर दिया कि भाई टमाटर तो जो खेती भी नहीं हो रही है और टमाटर की डिमांड भी इतनी ज़्यादा है, यही है असली मौका कि हम जो है बिल्कुल जो प्राइस है वो बिल्कुल हाई कर दें, है ना। तो डिसीजन ये चीज़ थी। तो अब डिसीजन ऐसे समय में जब प्राइस हाई हो जाते हैं तो जो एवर पॉवर्टी लाइन में थोड़े से, वो भी जो है कभी कभार फूड इनसिक्योर फेस कर सकते हैं, है ना। पूरे सेक्शन तो उस समय होंगे ही फूड इनसिक्योर, ये भी हो सकते हैं, है ना। सो ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी से ड्रॉट, टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन डिक्रीजेस, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन डिक्रीजेस, ठीक है। It creates shortage of food in the affected areas. Due to shortage of food, the prices goes up. Prices अपना हाई चले जाते हैं. At high prices, some people cannot afford to buy food. If such calamity happens in a very widespread area or is stretched over a longer period of time, it may cause a situation of starvation. क्योंकि देश में ऐसी कंडीशन बनी रह रही है, ऐसी कंडीशन यानी कि यही आपकी ये वाली कंडीशन कि भाई प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज़्यादा है, हाई प्राइसेस हैं, लोग फूड खरीद नहीं पा रहे थे। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, कई बार जो पूरे सेक्शन होता है सोसाइटी का, उनको स्टार्वेशन फेस करना पड़ता है, स्टार्वेशन यानी कि हंगर फेस करना पड़ता है, ठीक है। सो द मैसिव स्टार्वेशन माइट टेक अ टर्न ऑफ फेमाइन। फेमाइन और स्टार्वेशन में अंतर बस इतना है बच्चों कि जो स्टार्वेशन है उसका मतलब होता है हंगर, आपको बहुत ज़्यादा भूख है लेकिन आपके पास खाना नहीं। फेमाइन मतलब उस भूख की वजह से तड़प तड़प के बहुत सारे लोग मर जाते हैं, वो फेमाइन टर्न लेते हैं, ठीक है। तो फेमाइन में यहाँ पे देखो आपको देख लिखा है, फेमाइन इज अ कैरेक्टराइज्ड बाय वाइड स्प्रेड डेथ ड्यू टू स्टार्वेशन, पेंडेमिक्स कॉज्ड बाय forced use of contaminated water or decaying of food and loss of body resistance due to weakening from starvation। मतलब वही कि लोगों की जो है ज़्यादातर मृत्यु हो जाती है क्योंकि वो उनका जो शरीर होता है बहुत वीक हो जाता है भूख की वजह से, ठीक है। तो आप डिस्कशन यहाँ पे नेक्स्ट The most devastating famine that occurred in India was the famine of Bengal in 1943. The famine killed 30 lakh people in the province of Bengal. तो डिस्कशन जब सबसे ज़्यादा तो डिवास्टेटिंग फेमाइन आई थी, यानी कि बोले तो ऐसी फेमाइन जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मरे थे और सच में मरे भी थे। डिस्कशन अराउंड 30 लाख पीपल जो थे इस फेमाइन में मर गए थे, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट चीज़ हमें दी है कि डू यू नो हु वर अफेक्टेड मोस्ट बाय फेमाइन, मतलब कौन लोग सबसे ज़्यादा फेमाइन में क्या कहते हैं अफेक्ट हुए थे। तो एनी गेसेस डिस्टन 100%, बहुत सारे बच्चे कह भी रहे होंगे कमेंट में कि जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड ग्रुप्स होते हैं वो आप लोगों को भी अच्छी तरह पता है, वो होते हैं डिस्टन जो लेबर्स हो गए या ये सारे लोग, है ना। तो द एग्रीकल्चर लेबरर्स, फिशरमैन, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एंड अदर कैजुअल लेबर्स वर अफेक्टेड द मोस्ट बाय ड्रामेटिकली इंक्रीजिंग प्राइसेस ऑफ राइस। दे वर वंस हु डाइड इन द फेमाइन। तो डिस्टन ये फेमाइन में सबसे ज़्यादा जो है यही लोग परेशान हुए थे क्योंकि भाई इनके पास इतना इनफ पैसा नहीं था। जो पैसे वाले लोग थे तो वो तो फेमाइन के समय भी जो है खरीद रहे, मतलब जो उस समय जो भी एग्रीकल्चर में डाउन आया था उसमें भी वो लोग खरीद ले रहे थे चीज़ें, क्रॉप्स, मतलब गुड्स वगैरह। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होता है, जो रोज़ डेली वेज में जो है डिपेंड करते हैं, वो लोग जो है नहीं खरीद पाते थे, जिसकी वजह से जो है वो लोग स्टार्वेशन का शिकार बने। और जब ये स्टार्वेशन ज़्यादा होने लगा तो अल्टीमेटली फेमाइन का भी शिकार बन गए, यानी कि वो लोग जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए थे और उनमें से कितने लोगों की जो है मृत्यु भी हो गई थी, इफ़ आई वुड से। तो यहाँ पे अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है, नथिंग लाइक बंगाल फेमाइन हैज़ एवर हैपेंड इन इंडिया अगेन। इट इज़ हाउएवर डिस्टर्बिंग टू नोट दैट इवन टुडे फेमाइन लाइक कंडीशन एग्जिस्ट इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री लीडिंग टू स्टार्वेशन डेथ एट टाइम्स। तो अब देखो डिस्टेंट, देखो अभी तक बंगाल फेमाइन जैसा तो इंडिया में अभी तक हुआ नहीं है क्योंकि भाई ऑब्वियसली यू जस्ट इमेजिन दैट 30 लाख पीपल जो है उसकी वजह से मर गए थे, दैट इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर, राइट। तो ऐसा अभी तक तो इंडिया में फिर से हुआ नहीं है, लेकिन हाउएवर ये डिस्टेंट बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब है कि हम लोग ये चीज़ अभी भी नोट कर रहे हैं कि आज भी इंडिया में फेमाइन लाइक कंडीशन बहुत सारे पार्ट्स में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जहाँ पे स्टार्वेशन की वजह से लोगों की डेथ हो जाती है। नेचुरल कैलामिटीज़ एंड पेंडेमिक्स में ऑल्सो लीड टू फूड स्टोरेज। अब नेचुरल कैलामिटीज जैसे आपके डिज़ास्टर वगैरह आ गए सारे, और पेंडेमिक जो है फूड स्टोरेज। जैसे अभी मैं अगर बेस्ट एग्जांपल आपको दूँ तो कोरोना का है, कोरोना आया था बीच में, तो आपने देखा था कितनी तबाही बचा के गया था और उसकी वजह से कितना ज़्यादा हमें फूड शॉर्टेज का सामना करना पड़ा था क्योंकि सब लोग अंदर घर में ही थे, लॉकडाउन था, है ना। तो कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर लेबर्स वगैरह था वो भी जो है बाहर जाके अच्छी तरह से क्रॉप्स नहीं उगा पाते, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन था कहीं ना कहीं गुड्स का गिर
गया था और गुड्स बहुत महंगे हो गए थे, तो उस समय फेमाइन वाली कंडीशन बन रही थी। द एग्जाम्पल इज कोविड-19 पैंडेमिक, देखो इन्होंने भी वही दिया है, हैड वर्स्ट इफेक्ट ऑन अपॉन द फूड सिक्योरिटी, रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स सर्विसेज इम्पैक्टेड द इकोनॉमिक एक्टिविटी, देयरफॉर फूड सिक्योरिटी इज नीडेड इन कंट्री टू इंश्योर फूड एट ऑल टाइम इंक्लूडिंग कैलामिटीज एंड पैंडेमिक। इसलिए डिविजन ऑफ फूड सिक्योरिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ताकि फूड को हर समय हम लोग इंश्योर कर सकें, चाहे वो कैलामिटी आए या कोई पैंडेमिक आए, हमारे पास फूड के ऑलरेडी स्टॉक्स मौजूद रहें, ऐसा कुछ हो, है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है हु आर फूड सिक्योर। ठीक है, तो मैं जैसे कि आपको बताती हूँ कि हम लोग डेली दो टॉपिक्स कवर करते हैं। तो आज हमने वाई फूड सिक्योरिटी, और हम लोग आज जो कवर करने वाले हैं वो है हु आर फूड इनसिक्योर। ठीक है, तो चलिए कवर करते हैं इसको भी। तो डियर स्टूडेंट, आपका यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो लिखा है, ऑल्दो लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल सफ़र फ्रॉम गुड्स एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी इन इंडिया, the worst affected groups are landless people with little or no land to depend upon, traditional artisans, providers of traditional services, petty self-employed workers, and destitutes including beggars. In the urban areas, the food insecure families are those whose working members are generally employed in ill-paid occupations and casual workers markets. These workers are largely engaged in seasonal activities and are paid very low wages just to ensure the bare survival. तो अगर मैं रिएक्शन हुआ फूड इनसिक्योर की बात करूं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कौन लोग हैं जिनके पास फूड अवेलेबल नहीं है, या कौन लोग ऐसे हैं जो सफिशिएंट फूड जो है नहीं ले पा रहे हैं, नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं। तो अगर मैं उनकी बात करूँ तो रिएक्शन ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि लैंडलेस पीपल, जिनके पास बहुत कम लैंड होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि वो जनरली उनके पास जो खेती वगैरह भी अगर वो छोटे से लैंड में कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा उनको प्रॉफिट होता नहीं है, जिसकी वजह से बहुत कम पैसा होता है और उस पैसे में वो जो है बहुत कम ही फूड जो है खरीद पाते हैं। सिमिलरली इस आपके ट्रेडिशनल आर्टिशंस हो गए, आपके प्रोवाइडर्स ऑफ ट्रेडिशनल सर्विसेज हो गए, पिटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हो गए, ये सारे लोग क्या है डिस्ट्रिक्ट मोस्ट अफेक्टेड ग्रुप जो है होते हैं। बेगर्स हो गए, है ना, ये फूड इनसिक्योर होते हैं, इनके पास सफिशिएंट फूड होता नहीं बिकॉज इनके पास पैसे की कमी हो जाती है। ठीक है, तो अगर मैं अर्बन एरियाज़ की बात करूँ तो अर्बन एरियाज़ में डिस्ट्रिक्ट जो आपकी फूड इनसिक्योर फैमिलीज होंगी वो होंगी वर्किंग मेंबर जो कि जनरली एम्प्लॉयड होते हैं इल पेड ऑक्यूपेशन में, जैसे कोई जो है स्वीपर वाली जॉब कर रहे हैं तो उसमें जो है महीने का 500 या फिर महीने का मतलब आपका 250 मिल रहे हैं उनको, है ना। तो मतलब डेट इज़ समथिंग, ऐसे लोग भी जो है कहीं ना कहीं अर्बन एरियाज़ में फूड इनसिक्योर रहते हैं, ज़्यादा फूड खा नहीं पाते हैं, डेली वेज में डिपेंड करते हैं, है ना। सो डेट इज़ अ वेरी स्टोरी ऑफ फूड इनसिक्योर। अगर हम आते हैं स्टोरी ऑफ रामू और स्टोरी ऑफ अहमद में, एक रूरल एरिया का आपको एक्सपीरियंस बताएगा, एक अर्बन एरिया का बताएगा। तो लेट अस स्टार्ट। स्टोरी ऑफ रामू पढ़ते हैं बच्चों फटाफट। ठीक है, रामू वर्क्स एज अ कैजुअल वर्कर इन एग्रीकल्चर इन रायपुर विलेज. His eldest son Somu, who is 10 years old, also works as a pali to look after the cattle of the sarpanch of the village, Satpal Singh. Somu is employed for the whole year by the sarpanch and is paid the sum of 1,000 for his work. Ramu has 3 more sons and 2 daughters, but they are too young to work on the field. His wife Sunhari is also the part-time working as house cleaner for the livestock, removing and managing cow dung. अब डिस्टर अगर रामू का एज ए होल समझें तो रामू जो है डिस्टर एज ए कैजुअल वर्क का काम करता है एग्रीकल्चर में, रायपुर विलेज है उसमें। ठीक है, एग्रीकल्चर लेबर है बेसिकली वो, और जो उसका एल्डेस्ट सन है सोमू जो कि 10 साल का है, वो जो है पाली की तरह काम करता है। पाली आर द पीपल हु लुक आफ्टर द कैटल्स, ओके, मतलब गाय वगैरह को चढ़ाना वगैरह सारा काम वो लोग करते हैं। तो सरपंच ने सोमू को जो है एम्प्लॉय करा है उसमें पूरे साल के लिए, और उसको जो है 1,000 रुपये जो है देता है। ठीक है, तो अब डिस्टर जो रामू है उसके बाद 3 और सन हैं और 2 बेटियां हैं, लेकिन वो अभी बहुत छोटे हैं कि वो फील्ड में काम करें, तो इसलिए वो फील्ड में काम नहीं करते। और जो रामू की पत्नी है सुनारी, वो भी जो है पार्ट टाइम वर्क करती है हाउस क्लीनर एज अ लाइफ स्टॉक के लिए, मतलब बेसिकली जो काव डंक वगैरह होता है वो मैनेज करती है, उसको रिमूव करना, उसको क्लीन करना, ये सारे काम सुनहरी करती है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है डिस्टर, शी गेट्स 1/2 लीटर मिल्क एंड सम कुक्ड फूड अलॉन्ग विथ वेजिटेबल फॉर हर डेली वर्क। तो इसके बदले में उसको क्या मिलता है, आधा लीटर दूध मिल गया और कुछ कुक्ड फूड मिलता है अलॉन्ग विथ सम वेजिटेबल। ठीक है, फॉर हर डेली वर्क। ठीक है,
बिसाइड शी ऑल्सो वर्क इन अ फील्ड अलॉन्ग विथ हर हस्बैंड, और वो फील्ड में भी काम करते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना पार्ट टाइम जॉब कर रही है वो काउडंग वाली, ठीक है। इन अ बिजी सीजन एंड सप्लीमेंट्स हिज अर्निंग, यानी कि उसकी अर्निंग थोड़ा सा मतलब बढ़ जाती है। एग्रीकल्चर बीइंग सीजनल एक्टिविटी, क्योंकि देश में एग्रीकल्चर सीजनल एक्टिविटी है, एक बार सो कर दिया फिर तो वाटरिंग वगैरह का ही काम रहता है, उसमें ज़्यादा लेबर चाहिए होते नहीं है, और फिर सीधे लास्ट में जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तब चाहिए होते हैं लेबर, है। तो तब तक जो है उनके पास वो अनएम्प्लॉय रहते हैं ना। तो employs Ramu only during times of sowing, transplanting and harvesting. He remains unemployed for about 4 months. 4 months तक जो रामू है वो अनएम्प्लॉयड रहता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लांट कंसोलिडेशन एंड मेच्योरिंग इन अ ईयर। तो ही लुक्स फॉर वर्क इन अदर एक्टिविटी, तो इस टाइम पे वो जो है और एक्टिविटीज़ में वर्क देखते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में तो काम मिलेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो सीड्स हैं वो सो हो गए हैं, तो कुछ और देखता है, ठीक है। समटाइम्स ही गेट एम्प्लॉयड इन ब्रिक लेइंग, कभी कभार जो है ब्रिक लेइंग का काम कर देता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ ले लेता है विलेजेस में। बाय ऑल हिज एफर्ट्स रामू इज एबल टू अर्न इनफ ईदर इन कैश और काइंड फॉर हिम टू बाय एसेंशियल्स फॉर 2 स्क्वायर्स मील ऑफ द डे, यानी कि दिन के 2 बार खाने के लिए जो है वो गुजारा कर लेते हैं जैसे जैसे, ठीक है। ओके। During days when he is unable to get some work, he and his family rarely face difficulties and sometimes his small kids have to sleep without food. जब रामू जो है 4 महीने के लिए अनएम्प्लॉय रहता है डीएसटी, तो उस टाइम उसकी फैमिली को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, और कभी कभार जो रामू के बच्चे होते हैं वो भूखे पेट ही जो है सो जाते हैं। मिल्क एंड वेजिटेबल्स आर नॉट रेगुलर पार्ट ऑफ द मील्स ऑफ द फैमिली, मिल्क और वेजिटेबल जो है रेगुलर नहीं है, जैसे आपने देखा होगा आपके घर में आपको रेगुलरली दूध मिल रहा है, रेगुलरली वेजिटेबल मिल रहे हैं, ऐसा रामू के साथ नहीं है। रामू को रेगुलरली वेजिटेबल फूड नहीं मिल पाता है रामू के बच्चों को, ठीक है। रामू इज फूड इनसिक्योर ड्यूरिंग 4 months व्हेन ही रिमेन्स अनएम्प्लॉयड, फूड इनसिक्योर है क्योंकि घर में कभी कभार बच्चों को खाली पेट सोना पड़ता है, कभी कभार फूड मिल नहीं पाता है ना, बिकॉज ऑफ सीजनल एग्रीकल्चर नेचर ऑफ एग्रीकल्चर वर्क। तो ये तो आपने पढ़ी रामू की स्टोरी जो विलेज साइड की थी, रूरल एरिया की थी। अब हम अर्बन एरिया की स्टोरी भी सुनना चाहते हैं, तो हम आते हैं स्टोरी ऑफ अहमद में, ठीक है। अगर बच्चे मैं अहमद की बात करूँ तो अहमद इज़ अ रिक्शा पुलर इन द बेंगलोर। अब अहमद जो है रिक्शा पुलर है बेंगलोर साइड, बेंगलोर यू नो वेरी वेल दैट इट इज़ एन अर्बन एरिया। ही हैज़ शिफ्टेड फ्रॉम जुमहरी तलाई अलॉन्ग विथ हिज 3 brothers, 2 sisters एंड ओल्ड पेरेंट्स। तो अब देखो वो जो है कहाँ शिफ्ट हुआ है, झुमरी तलाई में शिफ्ट हुआ है। उसके 2 भाई हैं, यानी कि एक अहमद हो गया, 3 भाई और हैं उसके, तो टोटल 4 भाई हो गए, 2 सिस्टर्स हैं, यानी कि 6 लोग तो ये हो गए, फिर 2 ओल्ड पेरेंट्स भी हैं, तो 8 लोगों की इनकी पूरी फैमिली है। ही स्टेज इन अ झुग्गी। द सर्वाइवल ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली डिपेंड्स ऑन डेली अर्निंग्स फ्रॉम द पुलिंग रिक्शा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या पता है, देखो रामू की फैमिली में कितने लोग थे, एक रामू था, उसकी वाइफ सुनहरी थी, उसका एक बेटा सामू था, सामू के अलावा 3 और बेटे थे उसके, है ना। तो टोटल हो गया डिस्ट्रिक्ट आपके 6 के बाद फिर उसकी कितनी बेटियां थी, 2 daughters, तो टोटल 8 मेंबर्स यहाँ भी थे, और स्टोरी ऑफ अहमद में भी टोटल 8 मेंबर्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या दिखाया इन्होंने, दैट सर्वाइवल ऑफ ऑल द फैमिली मेंबर, जो पूरी फैमिली मेंबर्स का सर्वाइवल है वो अहमद की अर्निंग्स में ही डिपेंड करती है, जो डेली अर्निंग्स वो कमाता है, ठीक है। सो फ्रॉम पुलिंग रिक्शा हाउएवर ही डज नॉट हैव सिक्योर्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड हिज अर्निंग्स आर फ्लक्चुएट एवरी डे। अब उसके पास एक सिक्योर एम्प्लॉयमेंट तो नहीं है, अर्निंग रोज फ्लक्चुएट होती है, यानी कि किसी दिन बहुत ज़्यादा पैसा आ गए, किसी दिन कम पैसे आ गए, है ना। वो डिपेंड भी तो करता है बच्चों की कितने लोग उसके रिक्शे में जा रहे हैं, है ना, कितने लोग नहीं जा रहे हैं। अगर एक दिन में उसके पास 10 लोग रिक्शे में जा रहे हैं, अगले दिन सिर्फ 5 ही लोग गए, उसके अगले दिन क्या पता सिर्फ 2 ही लोग गए, है ना। सो इट डिपेंड्स। तो उसकी जो इनकम है वो रेगुलरली जो है फ्लक्चुएट करती है। So during some days he get enough earnings from him to buy some enough earning for him to buy save some amount for buying all his day-to-day necessities. On the other days he barely earns enough to buy his daily necessities. However, fortunately Ahmed has a yellow card, which is a PDS card for below poverty line people. With this card, Ahmed gets sufficient quantity of wheat, राइस, शुगर एंड केरोसिन ऑयल फॉर हिज डेली यूज़। अब यहाँ पे आपको क्या पता है कि भाई कभी कभार तो ऐसा होता है कि भाई अहमद के पास इतना पैसा आ जाता है कि वो डेली नेसेसिटीज़ खरीदने के बाद भी कुछ कुछ पैसा जो है सेव कर लेता है, लेकिन कभी कभार इतना कम पैसा मिलता है कि भाई डेली नेसेसिटीज़ खरीद ही नहीं सकता, है ना। तो लेकिन डिस्टेंट अहमद के पास येलो कार्ड है। येलो कार्ड
उन लोगों को मिलता है DSN PDS यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एक कार्ड होता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के पीपल को मिलता है। और इस कार्ड की मदद से जो अहमद है उसको सफिशिएंट क्वांटिटी व्हीट मिल जाता है, राइस मिल जाता है, शुगर मिल जाता है, केरोसिन ऑयल मिल जाता है फ्रॉम फेयर प्राइस शॉप्स, यानी कि जिनको हम राशन शॉप कहते हैं, जो गवर्नमेंट द्वारा ओरिएंटेड होती हैं, या फिर अगर मैं हिंदी में कहूँ बिल्कुल देसी लैंग्वेज में, कंट्रोल की दुकान। ठीक है, आपकी मम्मी आपसे कई बार बोलती भी होगी कि बेटा कंट्रोल की दुकान से राशन लिया, वो लिया, है ना। तो अगर नहीं भी बोलते तो बेटा कुछ कुछ बच्चे रिलेट करेंगे, कुछ कुछ नहीं करेंगे, लेकिन राशन शॉप्स होती हैं जो गवर्नमेंट ओरिएंटेड होती हैं, राशन शॉप्स, वहाँ से जो है इनको कार्ड वगैरह दिखा के जो है सफिशिएंट क्वांटिटी व्हीट, राइस और शुगर, केरोसिन ऑयल मिलता है। ठीक है, तो उसके बाद ये दीज एसेंशियल मिलते हैं मार्केट में, जो इनका प्राइस होता है उसके आधे प्राइस में। अगर मार्केट में आपको 100 रुपये के मिल रहा है तो यहाँ पे आपको 50 रुपये के मिलेंगे। दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे वो जो है इन सब चीज़ों का मंथली स्टॉक खरीद लेता है। ठीक है, और ये उस दिन खरीदता है जिस दिन राशन शॉप जो है सारे बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए खुली रहती है। और इस तरीके से जो अहमद है वो अपना सर्वाइवल वहाँ बिग सिटी में भी जो है कर पा रहा है अपनी इस बिग फैमिली के साथ, जहाँ पे वही सिर्फ और सिर्फ एक अर्निंग मेंबर है। क्लियर डिस्टेंस। तो ये हो गया हमारी अहमद की स्टोरी भी। अब हम आगे आते हैं। ठीक है, या the social composition, along with the inability to buy food also plays a role in food insecurity। तो अब आपको यहाँ पे क्या दिया था, सोशल कॉम्पिटिशन। जो सोशल कॉम्पिटिशन है विद इनएबिलिटी टू बाय फूड, यानी कि फूड को खरीदने की आपके पास कैपेसिटी नहीं है, आप ऑलरेडी गरीब हो, है ना। ये भी जो है बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है फूड इनसिक्योरिटी। मतलब आप फूड खरीद भी नहीं पाओ, वैसे आपके पास इतने पैसे नहीं कि आप फूड खरीद पाओ, और ऊपर से सोशल कॉम्पिटिशन जैसे कास्ट सिस्टम वगैरह आ जाता है, तो इससे आप और भी ज़्यादा जो है फूड इनसिक्योर हो जाता है, क्योंकि कई बार डिस्क्रिमिनेशन का फेस करना पड़ता है। एससीज हो गए, एसटीज हो गए, है ना, इन लोगों को जिसकी वजह से इनको खाना मिलने में बहुत ज़्यादा परेशानी फेस करनी पड़ती है। ठीक है, अब जिस अगर मैं नेक्स्ट चीज़ की बात करूँ, हु हैव ईदर पुअर लैंड बेस और वेरी लो लैंड प्रोडक्टिविटी आर प्रोन टू फूड इनसिक्योरिटी। द पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर, कोई लोग जो नेचुरल डिजास्टर द्वारा इफेक्ट होते हैं, ये लोग भी फूड इनसिक्योर होते हैं। ठीक है, इनको एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना होता है काम के लिए, क्योंकि ज़्यादातर काम ठप हो जाते हैं जब नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह आते हैं, जैसे फ्लड्स वगैरह आते हैं। बिहार में आप देख लो एग्जाम्पल, उड़ीसा में देख लो, फ्लड्स आते हैं, लोग कितने 2-3 दिन तक जो है पानी में डूबते डूबते आते हैं, मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पानी भर जाता है। डियर स्टूडेंट, फिर क्या बताया आपको यहाँ पे, यस, ओके, अ हाई इंसिडेंस ऑफ माल न्यूट्रिशन प्रिवेल्स अमंग द वुमेन। अब देखो वुमेन्स को भी माल न्यूट्रिशन का फेस करना पड़ता है, यानी कि न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। ठीक है, दिस इज द मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न एज इट पुट्स इवन द अनबॉर्न बेबी एट अ रिस्क ऑफ माल न्यूट्रिशन। अगर अनबॉर्न बेबी को ढंग से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, डियर स्टूडेंट, की अनबॉर्न बेबी की डेथ हो सकती है, या फिर वुमेन की डेथ हो सकती है। कई बार जो है क्रिटिकल सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं, है ना। सो कहीं ना कहीं ये फूड इनसिक्योर वजह से जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। A large proportion of pregnant and nursing mothers and children are under the age of 5 years constitute an important segment of food insecure population। यानी कि ये लोग भी food insecure population के अंदर आते हैं। According to National Health and Family Survey (NHFS), ठीक है, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 1998 से 99 तक, जो नंबर है ऑफ सच वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये अप्रॉक्सीमेटली कितना था, 11 करोड़ था, जो कि डिस्टेंस सच में बहुत ज़्यादा है। द फूड इनसिक्योर पीपल आर proportionately large in some regions of the country, such as economically backward states with high incidence of poverty, ट्राइबल एंड रिमोट एरियाज़। यानी कि कहाँ कहाँ पे देखो डिफरेंस आ रहे हैं, जैसे किसी रीजन में जो है बहुत ज़्यादा लोग इनसिक्योर है, किसी रीजन में कम है। तो जो रीजन में बहुत ज़्यादा है वो रीजन इस तरह से हैं आपके, जैसे बहुत ऐसे एरिया जहाँ पॉवर्टी ज़्यादा है, या फिर ऐसे एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब दबे हुए एरिया हैं जहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट है नहीं, और कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर आते रहते हैं, जहाँ अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ हो गए, है ना। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट आपके कुछ उत्तर प्रदेश में ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न पार्ट जो हो गया उत्तर प्रदेश के, वहाँ पे ज़्यादातर फूड इनसिक्योर पीपल है। बिहार में तो होते ही है, पॉवर्टी ज़्यादा है। झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और कुछ पार्ट्स मध्य प्रदेश के भी, यहाँ पे भी जो बहुत सारी पॉपुलेशन है वो फूड इनसिक्योर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट में,
हंगर इज अनदर एस्पेक्ट इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी। हंगर डिशन एक अलग एस्पेक्ट है जो कि फूड इनसिक्योरिटी को इंडिकेट करता है। हंगर डिशन से एक्सप्रेशन नहीं है पॉवर्टी का, बट डियर स्टूडेंट्स कहीं ना हंगर डिशन कब होगा, हंगर क्यों है एक्सपेक्ट इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी कि डिशन हंगर, हंगर यानी कि आपको भूख लग रही है, आप भूख से बिल्कुल मरे जा रहे हो, और ये भूख से आप तभी मरे जा रहे होगे जब आपके पास खाने की कमी होगी या जब आपके पास खाना नहीं होगा। दैट्स द रीजन वाई हंगर इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ फूड सिक्योर इनसिक्योरिटी। अब डिस्टन जो it brings about poverty. The attainment of food security therefore involves eliminating current hunger and reducing the risk of future hunger. तो अगर आपको फूड इनसिक्योरिटी को फूड सिक्योरिटी को अचीव करना है तो उसके लिए आपको हंगर जैसी समस्या को हटाना पड़ेगा। हंगर डिस्टन हैज क्रॉनिक एंड सीजनल डायमेंशन। हंगर दो टाइप का होता है, क्रॉनिक हंगर और सीजनल हंगर। अगर मैं क्रॉनिक हंगर की बात करूँ तो chronic hunger is a consequence of diets persistently inadequate in terms of quantity and or क्वालिटी। अगर इसमें मैं क्रॉनिक हंगर की बात करूँ यानी कि पूरे साल भरी आपकी डाइट फ्लक्चुएट हो रही है, अच्छी तरह से आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, चाहे आप क्वांटिटी की बात करो या क्वालिटी डाइट नहीं मिल पा रही या फिर क्वांटिटी भी कम मिल रही है आपको, अगर मिल रही है तो सब मतलब बिल्कुल परसिस्टेंटली यही चीज़ रह रही है, आप माल न्यूट्रिशन का लगातार शिकार हो रहे हो और आप बिल्कुल जो है खाना अप्रोप्रिएट मिल ही नहीं पा रहा है बहुत लंबे समय से, तो इसको हम लोग कहते हैं क्रॉनिक हंगर। अगर मैं सीजनल हंगर की बात करूं बच्चे तो सीजनल हंगर भी हम लोग देखते हैं, लेकिन इससे पहले क्रॉनिक हंगर का एग्जांपल देख लेते हैं। पुअर पीपल सफ़र फ्रॉम क्रॉनिक हंगर बिकॉज ऑफ देयर लो इनकम एंड इनएबिलिटी टू बाय फूड इवन फॉर द सर्वाइवल। पुअर पीपल पैगर्स वगैरह इस सिचुएशन से अक्कर करते हैं बिकॉज इनको रेगुलरली जो है पैसे बहुत फ्लक्चुएट इनकी इनकम करती है, जिसकी वजह से जो है ये एक दिन में भी अच्छी तरह खाना नहीं ले पाते हैं। परसिस्टेंटली इनकी डाइट में न्यूट्रिशन की कमी होती है, डाइट एडुकेट नहीं मिल पाती है, क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी इतनी अच्छी इनको सफिशिएंट क्वांटिटी में भी फूड नहीं मिल पाता है, और फूड की क्वालिटी अगर खरीदते भी हैं तो बहुत ज़्यादा पुअर होती है। तो इस तरह ये जो है क्रॉनिक हंगर का डिएसएनएल लगातार शिकार बनते हैं। अब जिसमें हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, सीजनल हंगर इज रिलेटेड टू साइकिल ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। सीजनल हंगर डिएसएन जनरली जो है एग्रीकल्चर प्रोन एक्टिविटीज़ में होता है। इसमें क्या होता है डिएसएन की कुछ समय तक एक बंदा अनएम्प्लॉयड रहता है, जैसे कि हमने रामू का एग्जांपल लिया था, तो इस सीजनल हंगर का एक्सपीरियंस करते हैं, यानी कि सीजनली इनके मतलब कुछ सीज़न में तो इनके पास बहुत अच्छी तरह खाना आ रहा है, अच्छी तरह ये लोग पेट भर पा रहे हैं, कुछ सीज़न में ये लोग बिल्कुल पेट नहीं भर पा रहे हैं, सफिशिएंट खाना ही इनके पास आ नहीं पा रहा है ना। सो दिस प्रिवेलेंट इन रूरल एरियाज बिकॉज ऑफ सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। सोइंग के समय काम है, फिर हार्वेस्टिंग के समय सीधे, तो बीच के पीरियड में बंदा जो है अनएम्प्लॉयड रह जा रहा है ना। सो एंड इन अर्बन एरिया बिकॉज ऑफ कैजुअल लेबरर्स देयर आर लेस वर्क फॉर कैजुअल कंस्ट्रक्शन लेबरर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में क्या हो रहा है कि भाई वर्कर जो है नहीं आ पा रहे हैं, अब वो उनकी गलती तो नहीं है, वो तो आना चाहते हैं, बट रेन की वजह से वो काम रुक जा रहे हैं ना, तो उनको तो पैसा नहीं मिलेगा ना रेनी सीजन में, तो जब उनको पैसा ही नहीं मिलेगा तो इस सीजन में वो कहीं ना कहीं सीजनल हंगर का जो है सामना करते हैं। दिस टाइप ऑफ हंगर एग्जिस्ट व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू गेट जॉब फॉर एंटायर ईयर। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या दी है, द परसेंटेज ऑफ सीजनल एज वेल एज क्रॉनिक हंगर हैज डिक्लाइंड इन इंडिया एज शोन एव टेबल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, टेबल रीड करना मत भूलना, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। देखो टाइप्स ऑफ हंगर, सीजनल, क्रॉनिक और टोटल। तो देखो रूरल में जो है अगर मैं सीजनल हंगर की बात करूँ तो ईयर 1983 में आपका ये था 6.2, क्रॉनिक था 2.3 और टोटल मिला के जो हंगर का था वो था 18.5। अगर 1993 से 94 की बात करूँ तो सीजनल हंगर रूरल एरिया में था 4.2 और क्रॉनिक था 0.9 और टोटल मिला के जो हंगर था इन ऑल वो था 5.1। इसी तरह अगर मैं 1999 टू 2000 की बात करूं तो उस समय रूरल एरिया में जो सीजनल हंगर था वो था 2.6, क्रॉनिक हंगर था 0.7 और टोटल था 3.3। अगर मैं अर्बन एरियाज़ की बात करूं तो सीजनल हंगर ईयर 1983 में था 5.6, क्रॉनिक था 0.8 और टोटल मिला के जो हंगर था वो था 6.4। इस तरह 1993 से 94 के समय में सीजनल हंगर था 1.1 और क्रॉनिक हंगर था 0.5 और टोटल मिला के जो हंगर था 1993 से 94 वाले ईयर में वो था 1.6। इसी तरह 1999 से 2000 में सीजनल हंगर था 0.6, क्रॉनिक था 0.3 और टोटल मिला के था 0.9। ठीक है, अब हम आगे आते हैं।
ठीक है। इंडिया इज एमिंग एट सेल्फ एफिशिएंसी इन फूड गेन सिंस इंडिपेंडेंस। सेल्फ एफिशिएंसी यानी कि फूड गेन की कमी ना हो, फूड सिक्योरिटी को अचीव कर सकें, इसके लिए इंडिया लगातार इंडिपेंडेंस के बाद से काम करते जा रहा है। आफ्टर द इंडिपेंडेंट, इंडियन पॉलिसी मेकर्स adopted all measures to achieve self-efficiency in food grains in India, adopted new strategy in agriculture which resulted in green revolution वाली प्रोसेस आई जिससे ग्रेन का प्रोडक्शन हो सके। इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी डिस्टेंट, उन्होंने जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर में जो है वो तो उनका तो रिकॉर्ड करा ही, जो बिल्कुल इम्प्रेस करा था ग्रीन रिवॉल्यूशन ने उस समय। और इसके बाद जो है उन्होंने वीट रिवॉल्यूशन भी जो है लॉन्च करा था जुलाई 1968 में। और इसी तरह डिस्टेंट वीट जो है बहुत ज़्यादा अच्छी तरह ग्रो होने पड़ा, वीट की भी जो है सिक्योरिटी है हम लोग अचीव करने लगे। इसी तरह डिस्टेंट इंक्रीज इन फूड ग्रेन वॉज हाउएवर डिसप्रोपोर्शनेट, ठीक है। हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ वॉज अचीव्ड इन उत्तर प्रदेश मतलब कहीं पे ज़्यादा था कहीं पे कम था। दिस प्रोपोर्शनेट का मतलब यही हुआ। उत्तर प्रदेश में डिस्टेंट और मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट अचीव हुआ था, जहाँ पे उत्तर प्रदेश में था 44.01 और मध्य प्रदेश में था 30.121 मिलियन टन्स प्रोड्यूस हुआ था। इसी तरह डिस्टेंट अगर मैं 2050 इसी तरह अगर मैं फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात करूँ तो वो था 252.22 मिलियन टन्स इन 2015 to 16। और वो कितना चेंज हो गया था, वो चेंज हो गया था 275.68 मिलियन टन 2016 टू 2017 में। और ये जो पूरा मैं आपको टोटल बता रही हूँ ये है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का वीट ग्रेन प्रोडक्शन का टोटल, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश रिकॉर्डेड सफिशिएंट प्रोडक्शन इन वीट field of wheat which was to 26.87 and 17.69 मिलियन टन्स इन 2015 to 2016 रिस्पेक्टिवली। तो मतलब इतना प्रोडक्शन हुआ था। और अगर मैं वेस्ट बंगाल और यूपी की बात करूँ जैसे उत्तर प्रदेश की ही, तो वहाँ पे भी जो है सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन हुआ था राइस का फ्रॉम 15.75 एंड 12.51 मिलियन टन्स इन 2015 to 16, ठीक है। अगर मैं 15.75 की टन्स की बात करूँ तो वेस्ट बंगाल में हुआ था और यूपी में हुआ था 12.51 मिलियन टन्स राइस प्रोडक्शन, ठीक है। तो अब डिस्टेंट इस तरह हमने जो आज का टॉपिक है वो भी पूरा कर लिया। आज का वीडियो थोड़ा डिस्टेंट लॉन्ग हो गया, सॉरी फॉर दैट। मैं सोचती थी कि मैं 25 मिनट्स में ही आपके धीरे धीरे एक एक करके टॉपिक्स क्लियर करूँगी, बट क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल परफेक्ट चाहिए तो दैट इज द रीज़न वाई आई गिव माई ऑल टाइम फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो अब हम कल नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। और हम लोग एक और चीज़ पढ़ेंगे कल, हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, व्हाट इज़ बफर स्टॉक एंड व्हाट इज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ठीक है, तो ये पढ़ने के बाद हम लोग जो है इसके बाद वाला जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग मैं आपको उसी वीडियो में बताऊंगी जो नेक्स्ट पार्ट वाला है, ठीक है। तो अगले वाले वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, व्हाट इज़ बफर स्टॉक एंड व्हाट इज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन system. So thank you so much dear students for watching the video. I hope that you like the video and enjoy it. Thank you so much for watching and do subscribe our channel Study Shark if you like the video. Thank you so much.